डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? ये ज्यादा है कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। ठीक है, ये एक ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स है, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है सो डिनोट्स दैट कि बोथ ई एंड एफ हैव अकर्ड। दोनों काम जो हुआ है जिसमें, पास में आ रही है। अभी देखना, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े हैं। नाउ वी हैव, अगर ई बाय एफ इसको लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला था ई इंटरसेक्शन एफ बाय probability of f where pf not equal to 0। सिमिलरली दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी हम f by e लिखेंगे, अच्छा इससे हम निकाल लेते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज p इंटरसेक्शन e निकाल लेते हैं पहले, इंटरसेक्शन f। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगा तो pf इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय f, यही होगा ना। तो अब यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड नाउ अगर हम देखते हैं, अब यहां से अगर f बाय e लिखते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन e और बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ e। इसको अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ले आते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखिए, ये ई इंटरसेक्शन एफ करिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई करिए, दोनों सेम है ना। तो अगर इसको दोनों को कंबाइन करेंगे वी गेट, क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू ई बाय एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, वेयर पी एफ नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। अभी देखिए, इसका मीनिंग क्या है, कहने का मतलब देखिए कि यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मल्टीप्ली, दिस इज नॉन एज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, है ना। दिस इज नॉन एज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का। एक्चुअल में अभी क्या है, थोड़ा सा अभी जब एग्जांपल देंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखिए, आप एग्जांपल से समझिए। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने के लिए देखो, ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, इसी से सारा कंसेप्ट क्लियर होना। देखो, कहता कि एन अर्न कंटेन्स, एक थैला है, कोई भी थैला है मान लो, उसमें 10 ब्लैक बॉल्स रखा हुआ है एंड 5 व्हाइट बॉल रखा हुआ है। क्लियर? ये रखा हुआ है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। इस थैले से हमको 2 बॉल निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2 बॉल निकालने। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। पहले एक निकालेंगे, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकालेंगे उसको फिर से रखना नहीं, जो निकाल लिए निकाल लिए। तो एक ठो निकाल के रख लिए, फिर वहां दूसरा निकाल के रखेंगे। क्लियर? 2 निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो इसकी क्या संभावना है? हम तो आंख बंद करके निकाले हैं, तो इसकी कितनी संभावना है कि दोनों बॉल्स जो निकले हैं वो ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब देखना, अगर
हम यहां पर इवेंट ई को जो है, ई को मान लेते हैं ई बराबर कि द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, पहला बॉल जो है जो निकाले वो क्या है, ब्लैक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, यहां लिखना तुम लोग, ब्लैक मेरे पास फेवरेबल कंडीशन कितना है 10 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 10/15 मतलब 2/3, ये ई आ गया, आया ना। अब देखना यहां पर कह रहा कि ई को हम माने थे कि फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ किए वो ब्लैक शो कर रहा है, फिर एफ मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सेकेंड बॉल जो ड्रॉ कर रहा है, सेकेंड बॉल जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, वो भी ब्लैक होगा, लेकिन वो सेकेंड बॉल को, लेकिन यहां कंडीशन ये लगाना पड़ेगा कि यहां पर पहले से ई ऑलरेडी अकर्ड है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक ब्लैक बॉल तो यहां पहले से आ चुका है, तो यहां कंडीशनल यूज हो रहा है ना, हो रहा है ना, क्योंकि अब हमको निकालना है सेकेंड ड्रॉ जो करेंगे, सेकेंड बार जो निकालेंगे वो भी ब्लैक होना चाहिए, लेकिन पहले से एक बॉल जो है सो हम यहां से क्या किए हैं, ब्लैक निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब देखना एफ बाय ई ये जो होगा ये कितनी संख्या आएगी, क्योंकि पहले से एक ब्लैक बॉल निकाल लिए, तो यहां पर ब्लैक बॉल है कितना, अब 9 में से एक हमको निकलेगा, तो इसका कंडीशन होगा 9 और टोटल सैंपल स्पेस यहां कितना बच गया, बस एक तो पहले निकाल चुके हैं, तो अब 14 बॉल ये है ना, तो जब ये काम पहले हो चुका है, एक तो ब्लैक बॉल जो है सो निकल चुका है, तो 9 ब्लैक बॉल बचा है और टोटल यहां 14 बच गया, तो यहां 9/14 बचेगा ये, ठीक है। अब ये दोनों काम एक साथ करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ड्रॉन बॉल्स आर बोथ द बॉल्स आर ड्रॉन, तो यहां पर दोनों जो है सो ब्लैक होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों ब्लैक के लिए, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से क्या करेंगे, ये ई लिखेंगे और एफ बाय ई लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/3 इंटू 9/14, तो 3 × 9 और 2 × 7 14, मतलब 3/7 इसका आंसर आएगा। बात में आ रही है, सिंपल सी भाषा में सोचो, अगर ये छोड़ दो ये थ्योरी को, अगर सिंपल सा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों जो ड्रॉन बॉल्स होगा ब्लैक होगा, तो एक एक करके निकालना है ना जी, क्वेश्चन ही कह रहा है एक एक करके निकालना, तो भाई यहां से इस थैला से एक ब्लैक बॉल निकालने का क्या कहानी है, 10 ब्लैक में से एक ब्लैक निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी 10/15, और मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों काम हमको करना है, पहले भी बताया कि मल्टीप्लीकेशन रूल कहां लगेगा, जहां दोनों काम कर, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाए थे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ाए थे ना, वही रूल्स यहां पर सोचो कि दोनों काम करना है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां इनटू करेंगे। अब देखो एक ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं, इस आंख बंद करके एक तो ड्रॉ कर लिए, अब भैया इसको रख लो किनारे, अब फिर हाथ डालो थैला में, फिर निकालो, अब जो है सो ब्लैक आने की क्या संभावना होगी, तो अब मेरे पास एक तो ब्लैक जब आ गया है, पहले से जान रहे हैं, तो अब 9 ब्लैक बॉल यहां है, और थैला में टोटल बॉल अब कितना बचा है, 14 बचा है, तो अब यहां पर 9 बाय कितना हो जाएगा 14, सेकेंड बॉल जो होगा उसके ब्लैक होने की जो संभावना होगी वो 9/14, ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, क्योंकि दोनों काम करेंगे तब मेरा क्वेश्चन के अनुसार वर्क फिनिश होगा ना। तब देखो इसको बस सिंपल सी भाषा में इतने काम करना है, 5 × 10, 5 × 15, 2 × 7, 3 × 3 = 9, मतलब 3/7। तो अगर इतना अटपट लगे लेकिन करना इसी तरह से है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कहीं परेशानी नहीं है। ये यही कहता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब वहां जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाए थे वही काम यहां भी करना है, और कुछ नहीं है, इतना बराबर ये है। क्लियर हुआ कि ऐसा कब आएगा कि एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा फिर तीसरा काम होगा, जब तीसरा काम होगा तो पहले दोनों काम हो चुका है उसको भी दिमाग में लेके चलना है।
तो इस टाइप का जो सिचुएशन क्रिएट होगा तो दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसी को कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर जो वहां पर पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा से तो यहां क्लियर हो जाएगा। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका नाम ही है इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना। अगर एक एग्जाम्पल से सोचो, जैसे वी हैव 52 कार्ड्स, एक 52 पत्ता है, होता है ना, तो वी हैव 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये 4 भाग में बटा हुआ होता है ना जी, हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, यही होता है ना, 4 भाग में बटा हुआ है। हर एक भाग में 13-13 होता है। अब देखना, एक्का जो है सो ये जो एक्का होगा इसमें सब में होगा, इसमें 26 जो होता है, 26 जो होता है वो रेड होता है एंड 26 ब्लैक होता है। ठीक है, ये सब कॉमन चीज दिमाग में रखना। एक्का सब में, अगर मान लो कि इसमें हम पूछें कि एक एक्का निकलना चाहिए और वो हार्ट का होगा, ठीक है, मान लो, तो इसमें एक्का निकलने का जो हार्ट वाला एक्का निकलेगा उसका जो संभावना होगा, अगर फिर कहें कि एक एक्का हमको दो जो क्लब का हो, तो इसके रिजल्ट से ये प्रभावित होगा। यहां तो 4 एक्का ऑलरेडी अभी बचा हुआ है ना। तो ये जो इवेंट्स हैं, मतलब if E and F are 2 events associated with the same sample space, it is said to be independent events if the occurrence of one not affected by the occurrence of the other. एक के घटने से दूसरे के होने की संभावना पर कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो दैट्स इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां इस एग्जांपल से समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है? यहां से ये फॉर्मूला आया कि अगर F प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो अगर इतना डॉट इतना ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ गया तो इवेंट्स जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहां तक ठीक है? बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सारा न्यूमेरिकल्स जो है सो आप बना के आओगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।